तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। यानी कि इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हिंदी के और सभी सब्जेक्ट के 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और 2 मॉक टेस्ट भी हो चुकी हैं। यानी कि 5 सब्जेक्ट भी एक साथ में हम करवा चुके हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हिंदी का लेकर के आ गए हैं। एप्टेक के सभी नए प्रश्न होंगे और विस्तार से आपको कराए जाएंगे। यानी कि सभी नियम कानून जो भी है वो भी आपको बताया जाएगा। इसमें हमने ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 के भी एग्जाम्स के प्रश्नों को रखा है जो थोड़े से कठिन स्तर के प्रश्न होते हैं। जो अभी 2026 फरवरी में जो एग्जाम हुआ है उसके प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर कवर किया है। तो घबराना नहीं है, एक आध प्रश्न अगर कठिन मिल जाए तो छोड़ करके नहीं भागना है, क्योंकि डिप्टी जेलर का एग्जाम है भाई, कठिन प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएगा, है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट सारे मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है, चाहे वो एमपीएसआई एग्जाम हो, अभी कल ही रिजल्ट आया है एमपीएसआई का, ठीक है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट एमपीएसआई फेज 1 को आसानी से क्वालिफाई कर चुके हैं हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स को तैयारी करके, ठीक है। तो आप भी एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और वन रक्षक के लिए सुपर सिलेक्शन नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब तो सरकार ने आपको टाइम भी दे दिया भैया, सरकार ने कह दिया 30 अप्रैल तक फॉर्म भरो। यानी कि पहले आप लोग 30 अप्रैल तक बढ़िया से तैयारी कर लो। आपको लगे कि हाँ हमारी तैयारी हो गई है तो आप फॉर्म भर देना, लगे कि नहीं हुई है तो फॉर्म मत भरना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समय आपके पास में पर्याप्त मिल गया है। अब आप सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के आराम से तैयारी कर सकते हैं। इन सुपर सिलेक्शन नोट्स में आपको जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर हम आपको ये पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अभी ऑफर में आपको मात्र 189 रुपये में ये कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के थ्योरी नोट्स भी रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, मॉक टेस्ट भी रहेगा, ठीक है ना। तो प्राप्त कैसे करना, छोटी सी प्रक्रिया, क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स और मॉक टेस्ट और आपको जो है प्रैक्टिस सेट सेंड कर दी जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे मॉक टेस्ट आपको वहां पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए और कदम बढ़ा दीजिए सिलेक्शन की तरफ। आइए देखते हैं हिंदी का आज का पहला प्रश्न, ये रहा। देखिए प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये प्रश्न है ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 2026 फरवरी वाले एग्जाम का, जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। क्या कह रहे हैं, 2 प्रश्न आपसे इसमें पूछा है। कह रहे हैं उद्यम का सही विलोम छाटिए। यानी कि उद्यम का पहली बात तो आप विपरीतार्थक बता दीजिए, विलोम बता दीजिए, ठीक है। कलर चेंज कर ले, रेड कर लेते हैं ना, चलो। उद्यम का विलोम बता दीजिए। जो वाक्य अकर्मण्य व्यक्ति सदैव पिछड़ जाता है के संदर्भ में सटीक हो। अब देखो इसमें कहा गया कि पहले आप उद्यम का विलोम बताइए और फिर वो विलोम इस तरह का होना चाहिए जहां पर ये अर्थ निकल रहा हो अकर्मण्य, यानी कि व्यक्ति सदैव पिछड़ जाता है, जो कर्म नहीं करता है ऐसा व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है। अब बताइए कि उद्यम का सही विलोम क्या होगा। पहले ही प्रश्न गूगल ही दे दिया है, ठीक है। चलिए, आलस्य होगा, निरुद्यम होगा, नृप होगा, प्रमाद होगा। देखो नृप मतलब तो राजा होता है तो ये तो कट जाएगा, प्रमाद मतलब खुशी होता है, ये भी कट जाएगा। आपको कंफ्यूजन केवल और केवल 2 ऑप्शन में होगा, वो 2 ऑप्शन है, आलस्य लगाएं या निरुद्यम लगाएं। तो देखो आलस्य यहाँ पर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आलस्य का ये अर्थ नहीं होता है कि व्यक्ति पिछड़ रहा हो। आलस्य का अर्थ होता है कि व्यक्ति आलस में है, पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि भाई पिछड़ने का उसमें अर्थ निकलना चाहिए, तो आपका निरुद्यम निकलेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और बी ही यहाँ पर माना गया है ईएसबी एप्टेक के द्वारा, ठीक है। तो उद्यम का सही विलोम यहाँ पर निरुद्यम हो जाएगा। उद्यम का अर्थ होता है कार्य में लगा हुआ व्यक्ति, निरुद्यम का अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई कार्य नहीं कर रहा हो और कार्य न करने की वजह से वह व्यक्ति अकर्मण्य हो गया है और काम में पिछड़ गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी हमने आपको बता दिया है, देख सकते हैं। उद्यम का अर्थ है परिश्रम। वाक्य में अकर्मण्यता की बात की गई है, जिसका सटीक विलोम निरुद्यम होगा बिना उद्यम के, ठीक है। आलस्य एक भाव है जबकि निरुद्यम एक अवस्था है। तो उद्यम अवस्था के बारे में बात की गई थी, तो इसका उल्टा भी एक अवस्था ही होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर निरुद्यम को लगाएंगे। और जो आलस्य है वो एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए आलस्य को नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए, पहले ही प्रश्न खतरनाक मिल गया। चलो, अब आपके सामने एमपीएसआई के प्रश्न आएंगे। प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण है। यानी सघोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, ये दोनों चीज एक ही वर्ण में होना चाहिए। कौन सा है बताइए। खा है, घा है, चा है या फिर था है। आप लोग आंसर लगा लीजिए, फिर आपको आंसर दिखाते हैं।
अब उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, घा जो है वो सही अर्थ हो जाएगा, जो घोष भी है और महाप्राण भी है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं नियम। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है, तो ध्यान रखना 3, 4, 5 इक्वल टू सघोष या फिर घोष। तो तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होगा और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। यानी आपको एक ऐसा वर्ण ढूंढना है जो इन दोनों में मैच कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी चौथा मिल रहा है, यहाँ पर भी चौथा मिल रहा है। अब ऑप्शन में आपको देखना था कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो अपने लाइन में चौथे नंबर पर आता है, तो वो है का, खा, गा, घा, है ना। तो घा जो है वो चौथे नंबर पर आता है, का वाली लाइन का ये शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो घा जो है वो का वर्ण का चौथा वर्ण है, अर्थात दोनों श्रेणियों में आता है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। एमपीएसआई प्री 2025 में अभी पूछा गया, जिसका कल रिजल्ट आया है। ठीक है, चलो नंबर 3 पर देखते हैं, ये भी आपका एमपीएसआई का है। देखो, मतैक्य में कौन सी संधि निहित है, यानी कि जो मतैक्य शब्द है इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि या फिर यण संधि है। इसकी एक ट्रिक आपको बता देते हैं, पहले आप लोग आंसर लगा लीजिए। उम्मीद करते हैं आंसर लगा लिया होगा। जहां पर भी किसी भी शब्द के ऊपर आपको 2 मात्राएं देखने को मिले तो समझ लेना वृद्धि, 1 मात्रा देखने को मिले तो समझ लेना गुण स्वर संधि। भाई पहले उसके अंदर कोई गुण था, ठीक है ना, फिर गुण में वृद्धि हो गई, यानी कि पहले 1 मात्रा थी, अब 2 मात्रा चढ़ गई है, तो ये यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, गुण में 1 मात्रा, वृद्धि में वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि में 2 मात्रा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर 1 मात्रा लगी है तो वो गुण स्वर संधि होगी, 2 मात्रा लगी है तो वृद्धि स्वर संधि होगी, मतैक्य में 2 मात्रा लगी हुई है तो ये आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतैक्य का हमने संधि विच्छेद भी करवा दिया है। मत प्लस ऐक्य अर्थात मतैक्य, तो आ और ए मिलकर के ए हो जाते हैं, जो कि वृद्धि संधि का नियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला चौथे नंबर का प्रश्न बताइए, नखशिख शब्द में कौन सा समास दिखाई दे रहा है, आपको बताओ नखशिख में कौन सा समास है। एमपीएसआई प्री 2025 का ही प्रश्न है, बताइए। अवयवी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, कौन सा समास है। तो जहां पर भी आपको इस तरह से बीच में डैश लगा हुआ मिल जाए, वहां पर ध्यान रखना हमेशा द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि माता पिता, ठीक है, भाई बहन, दाल भात, यहाँ पर भी बीच में आपको जो है संयोजक वाला जो चिन्ह देखने को मिल जाए तो समझ लेना वहाँ पर कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नख और सिख, नाखून से चोटी तक, इन दोनों, इसमें दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसकी परिभाषा, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो क्या होता है, तो वहाँ पर क्या होता है सर, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, ये आपका साहित्य का प्रश्न है। भारत की पहली हिंदी पत्रिका उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन थे, ये भी एमपीएसआई प्री में पूछा गया है। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित जुगल किशोर शुक्ल या फिर मदन मोहन मालवीय। क्या आपको ध्यान है मदन मोहन मालवीय ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा करवाई गई थी, मैडम भीकाजी कामा की मदद से। चलो यहाँ आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल, इनके द्वारा भारत की पहली हिंदी पत्रिका उद्दंड मार्तंड को शुरू किया गया था। देख लीजिए पंडित जुगल किशोर शुक्ल। आइए डिटेल देख लेते हैं यहाँ पर कब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए, यह 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित हुई थी, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं सर, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारत की पहली हिंदी पत्रिका जो है वो रिलीज हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती पत्रिका। ये सारे प्रश्न आपके एमपीएसआई में पूछे गए साहित्य में, है ना, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। सरस्वती पत्रिका के उस संपादक का नाम बताइए जिसने हिंदी व्याकरण के मानकीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया। हिंदी को मानक हिंदी में बदलने का काम जिसने किया था वो कौन था, ये भी आपका एमपीएसआई में पूछा गया है। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आइए देखते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो हमने आपको कई बार बताया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो सरस्वती पत्रिका के संपादक हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के जो हमने नोट्स दिए हैं आपको, उसमें आप देख लेना, उसमें ये पूरी बातें बताई गई हैं। तो द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक संपादन किया और लेखकों की भाषा परिष्कृत की और हिंदी को मानकीकरण जो रूप है वो प्रदान करने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था, आपको ध्यान रखना है।
चलिए यहाँ पर व्याकरण का प्रश्न है और आपका एमपी ग्रुप 4 2025 का प्रश्न है। अरे तुम अभी यही हो, इस वाक्य में अरे किस प्रकार का अवयव है, किस प्रकार का बात यहाँ पर दर्शा रहा है। अरे शब्द विस्मयादिबोधक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय है, संबंध है। सही आंसर हो जाएगा विस्मयादिबोधक। कहते नहीं भाई, जहाँ पर भी आपको ये वाला चिन्ह लगा मिल जाए समझ लीजिए विस्मय वाली बात की जा रही। कह रहा अरे तुम अभी यहीं पर हो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आश्चर्य का भाव प्रकट करता है, तो वहां पर विस्मयादिबोधक शब्द होता है। अगला प्रश्न है अर्धमागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। बताइए अर्धमागधी से किस उपभाषा का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अर्धमागधी अपभ्रंश से आंसर लगा लिया। चलिए देखते हैं आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। ध्यान रखना ABC पूर्वी, ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। ABC पूर्वी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन, हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन दिल्ली से किसने आरंभ करवाया था। MPSI प्री 2025 साहित्य के प्रश्न इस वाले प्रैक्टिस सेट में हमने ज़्यादा रखे हैं ना। चलो प्रेमचंद, अमृत राय, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर, किसने जो है हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन करवाया था। आइए आंसर देखिए, सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने हंस जो पत्रिका है ये बंद हो गई थी, इसका दोबारा प्रकाशन शुरू करवाया था। कब करवाया था आइए देखते हैं। तो मूलतः प्रेमचंद ने इसे 1930 में शुरू किया था, तो मुंशी प्रेमचंद ने शुरुआत की थी, लेकिन ये बंद हो गई थी। 1986 में राजेंद्र यादव ने इसका संपादन दोबारा से शुरू किया था। ठीक है, तो मूलतः ये जो पत्रिका है वो किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। बंद हो गई थी 1986 में जाकर के राजेंद्र यादव ने दोबारा चालू करवाई। चलिए 10 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कौन सी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है। MPSI प्री 2025। उज्ज्वल ये तो बिल्कुल सही लिखा है। ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है। कवयित्री ये भी बिल्कुल सही लिखा है। श्रृंखल नहीं होता है, श्रृंखला होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्सर लोग श्रृंखला लिखते हैं, यहाँ पर श्री वाला लोग लिखते थे ना श्री, लेकिन ध्यान रखना ये श्री नहीं होता है। ये जो नीचे वाली मात्रा है वो यहाँ पर लग जाती है, तो ये हो जाता है इस तरह से, ये श्रृंखला। श्रृंखला माने होता है एक पंक्ति। ठीक है, तो अक्सर लोग श्रृंखला लिखते हैं जो गलत है। सही रूप होता है श्रृंखला, यानी कि जो ऋषि वाला री होता है वो नीचे आकर के लग जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए। 11 नंबर है प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये भी आपका MPSI का प्रश्न है। कानपुर से प्रकाशित होता था, प्रयाग से होता था, वाराणसी से या फिर लखनऊ से। तो जो प्रताप समाचार पत्र है वो कानपुर से प्रकाशित होता था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। नाम आपने इनका बहुत सुना होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस पत्र का जो है संपादन किया था। कानपुर से ये प्रकाशित होता था। 12 नंबर प्रश्न, मर्यादा और टुडे पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या फिर आज्ञे जी ने। किसने किया था मर्यादा और टुडे नामक पत्रिकाओं का संपादन। सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर संपूर्णानंद ने मर्यादा और टुडे पत्रिकाओं का संपादन किया था। ये काशी से प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, यानी कि बनारस से ये पत्रिकाएं प्रकाशित हुआ करती थी। अब देखो जब भी साहित्य आ जाता है लोग छोड़ करके भाग जाते हैं। नहीं भागना है भैया, साहित्य के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और कम से कम 3 से 4 प्रश्न हिंदी में आ गए तो भैया लुटिया डूब जाएगी, है ना। तो इसीलिए साहित्य के प्रश्नों को आज हमने ज़्यादा रखा है। चलो 13 नंबर देखते हैं। ये आपका MP ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 2026 वाले एग्जाम का है। कह रहे हैं कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है और अंत में क्या वर्जित होता है। 2 प्रश्न पूछे गए हैं एक ही उसमें। तो पहले आपको ये पता करना है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, दूसरी बात अंत में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखो 16 मात्राएं होती है, अंत में जगड़ और तगड़ वर्जित होता है। 15 मात्राएं होती हैं और 13 होती हैं, फिर 16 मात्राएं, अंत में केवल लघु। तो सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 मात्राएं होती है और अंत में जगड़ और तगड़ वर्जित होता है। कैसे आइए देख लेते हैं। जगड़ और तगड़ का अर्थ है कि पहले इसमें जो है 2 मात्राएं बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। और तगड़ का अर्थ होता है शुरू में 2 मात्राएं हो लेकिन लास्ट में एक लघु नहीं होना चाहिए। तो जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए और 16 मात्राएं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। ये 2 से 3 बार आपके MPSI में पूछा गया है।
तो आइए सीधे आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन आपने देख लिया होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनु प्लस अय मिलकर के अन्वय बन जाएगा और यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उ और आ मिलकर के वा बन रहे हैं, जहाँ पर भी वा या फिर या बनता है वहाँ पर क्या होता है, आपकी यड़ स्वर संधि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? एमपीएसआई में पूछा गया है। प्रेमधन, यानी जिन्हें हम बद्री नारायण चौधरी कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर अंबिका दास व्यास। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रेमधन। प्रेमधन के द्वारा ये जो है आनंद कादम्बिनी पत्रिका निकाली गई थी। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये पत्रिका कहाँ से निकलती है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पत्रिका जो है वो आपकी मिर्जापुर से 1881 में प्रकाशित होना शुरू हुई थी। मिर्जापुर यानी कि उत्तर प्रदेश से। मिर्जापुर का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है, वेब सीरीज भी देखी होगी। कि किसने देखी है बताइए मिर्जापुर, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स से कमेंट करके। कालीन भैया है ना। चलो, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? एमपीएसआई प्री में पूछा गया है, बीभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? तो बीभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक है, जहाँ पर कोई मतलब कि घिनौनी बात की जा रही हो या फिर ऐसी बात जिससे मन एकदम से खराब हो जाए, तो वहाँ पर जुगुप्सा वाला जो है वर्ण देखने को मिलता है, जुगुप्सा रस देखने को मिलता है। मतलब कि आपका बीभत्स रस मिलता है और जुगुप्सा उसका स्थायी भाव होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घृणा का जुगुप्सा बीभत्स रस का जो है आधार होता है। 17, तद्भव पत्रिका जो वर्तमान में काफी चर्चित है कहाँ से प्रकाशित होती है? तो तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 2026 का प्रश्न है। भोपाल, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, कहाँ से प्रकाशित होती है तद्भव पत्रिका? सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ से तद्भव पत्रिका प्रकाशित होती है। ज़्यादातर जो आपकी पत्रिकाएं हैं वो यूपी से ही प्रकाशित होती हैं, कानपुर से, काशी से। यहाँ पर क्या है ना, बहुत ज्ञानी लोग रहते थे कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जितनी ज़्यादातर पत्रिकाएं 90% पत्रिकाएं आपकी उत्तर प्रदेश से ही प्रकाशित होती हैं। तो लखनऊ हो जाएगा और इसके संपादक अखिलेश हैं, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 18, कर्मवीर साप्ताहिक के संपादक कौन थे जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? ये भी आपका एमपीएसआई प्री में पूछा गया है। तो ये तो आपको पता ही, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जानते हैं? उन्होंने कर्मवीर साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी सही आंसर हो जाएगा। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। कर्मवीर पत्रिका का संपादन भी इन्होंने ही किया था और जबलपुर के बाद खंडवा से हुआ था। ये अपनी एमपी वाली है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने लिए ना। तो पहले इसकी शुरुआत जबलपुर से हुई थी, उसके बाद में खंडवा से भी इसका प्रकाशन होने लगा था। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 19 नंबर का प्रश्न है, वाक्य में जहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरना हो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ये भी एमपीएसआई का प्रश्न है। यानी अल्प विराम यानी थोड़ा ज्यादा ठहरना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम। यहाँ पर तो पूरा ही खत्म हो जाता है, एकदम से वाक्य खत्म हो जाता है, पूर्ण विराम नहीं होगा। उप विराम, अर्ध विराम या फिर विवरण चिन्ह। सही आंसर आपका हो जाएगा उप विराम, अर्ध विराम, है ना। जहां पर आपको अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा, अल्प का मतलब होता है कॉमा, कॉमा से ज्यादा आपको रुकना है तो वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम प्रयोग 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने या अधिक ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और ये विराम चिन्ह आपसे इस तरह से पूछ भी लेते हैं, इनमें से कौन सा अर्ध विराम का प्रतीक है? तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पत्रिका है आपका कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी कवि वचन सुधा जो पत्रिका है वो कब प्रकाशित की गई थी? 68 में, 73 में, 83 में या फिर 72 में? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा सन 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका जो है वो प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा वो देख लीजिए। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन 15 अगस्त 1867 को हुआ था, जो 1868 से पूरी तरह से देश में प्रकाशित हो गई थी। इसको वाराणसी काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी समाचार पत्र था जिसने हिंदी पत्रकारिता में नए नए कह सकते हैं कि आगामों का वर्णन किया, नई नई चीज़ों को जो है यहाँ पर वर्णित किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसका संपादन किया था। कवि वचन सुधा पत्रिका ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे उनके अच्छे खासे नंबर आपको एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। जैसे एमपी पुलिस के सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए 85 नंबर आए। धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और इन्होंने अपने स्कूल को भी शेयर किया है। एमपी तो पूरी की पूरी फंसी थी। यहाँ पर सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे एसआई कांस्टेबल दोनों एग्जाम में, ठीक है। 81 नंबर इनके आए थे एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में और एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो अभी आपके पास में समय है, तुरंत नोट्स लेकर के तैयारी में लग जाइए और 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, फिर आपको लगे कि हाँ तैयारी हो गई है तो फॉर्म भरिए, नहीं तो नहीं भरिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, एससी की पोस्ट और जनरल की पोस्ट भी कुछ बढ़ती हुई नजर आएंगी, जो नया नोटिफिकेशन आएगा आपका वर्णक्षक का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आएगा, फिर मॉक टेस्ट नंबर 3 आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।